हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो आपके पहले सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले पार्ट में बाल विकास में पूछे गए हैं वो डिस्कस करा चुकी हूँ। और इस वीडियो में हम और 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप उन क्वेश्चंस को कैसे ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं या सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं। सो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम क्वेश्चंस को कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे, आंसर्स देखेंगे कौन सा करेक्ट आंसर है और क्यों करेक्ट है और किस तरह से हम उसको ईज़िली अटेम्प्ट करेंगे। राइट, सो वीडियो को स्टार्ट कर। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं या विद्यार्थी होती है उनकी क्या विशेषता होती है। तो पहला हमें ऑप्शन दे रखा है स्लो कॉम्प्रीहेंशन यानी कि धीमी समझ। दूसरा है लैक ऑफ क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा की कमी होती है उनमें। थर्ड है नीड फॉर प्रिसीजन इन थिंकिंग, क्या उन्हें सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है। या फोर्थ, टेंडेंसी ऑफ ऑप्टिंग फॉर इजी टास्क, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति होती है क्या उन बच्चों की जो गिफ्टेडनेस वाले बच्चे होते हैं। अब पहले तो गिफ्टेडनेस क्या होता है, किसी भी बच्चे का अगर IQ लेवल 140 प्लस है तो उसको हम लोग बोलते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट या गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। तो इनका जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है नीड फॉर प्रिसीजन इन थिंकिंग। इनको अपनी जो सोच है उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सटीकता की ज़रूरत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ नीड फॉर प्रिसीजन थिंकिंग। अब स्लो कॉम्प्रीहेंशन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर बच्चा बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड है तो वो बहुत जल्दी और आसानी से चीज़ों को सीख पाएगा। तो वो धीमी समझ वाला बच्चा कैसे हो सकता है, राइट। क्यूरियोसिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, क्यूरियोसिटी की बिल्कुल कमी नहीं होती, मतलब किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा जो होती है। और इजी टास्क उनको पसंद नहीं होता, क्योंकि अगर इजी टास्क होगा तो फिर अगर गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसको तो आता ही होगा, तो इजी टास्क तो उनको पसंद नहीं होता। तो इसका जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा वो होगा नीड फॉर प्रिसीजन इन थिंकिंग, टू द पॉइंट थिंकिंग कर पाएँ वो, इस चीज़ की ज़रूरत होती है। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ टू रीच अ स्पेसिफाइड गोल अ टीचर इज़ फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ। अगर कोई जो टीचर है वो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है, किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, मतलब मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। एक निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। एक शिक्षक निम्नलिखित किस विकास को सुगम बना रहा है, ठीक है। तो अगर कोई एक गोल है, एक स्पेसिफिक गोल है, निश्चित लक्ष्य है और उस तक पहुंचने के लिए टीचर कह रहा है बच्चों से कि तुम अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग पर ध्यान दो, कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि मानसिक या संज्ञानात्मक क्षमता पर ध्यान दो, तो किस चीज़ की डेवलपमेंट के बारे में टीचर बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ मेटा कॉग्निशन यानी कि अधिसंज्ञा। अधिसंज्ञा क्या होती है, मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग, खुद की सोच के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसे मेटा कॉग्निशन कहते हैं। तो खुद की सोच के बारे में सोचना कि किस तरफ हमारी सोच जा रही है, हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है यानी दिमाग की क्षमता, मानसिक जो क्षमता है उसके बारे में जब हम सोचते हैं ना तो उसको हम लोग मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। और इसी चीज़ को टीचर यहाँ पे फैसिलिटेट करने की, सुगम बनाने की बात कर रहा है, इसी डेवलपमेंट को। सो सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ मेटा कॉग्निशन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक जो अभिप्रेरणा है इनमें से कौन सी है, किस चीज़ से आंतरिक अभिप्रेरणा आएगी। तो
आंतरिक, एक दो तरह की अभिप्रेरणा होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो बाहरी चीज़ों को देख के हम मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, उसे हम लोग एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम खुद से मोटिवेटेड हैं किसी काम को करने के लिए तो उसको बोला जाता है इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। तो पहला जो ऑप्शन है वो है स्टडिंग टू अवॉइड द पनिशमेंट बाय पेरेंट, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम पनिशमेंट से बच पाए, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना। दूसरा है स्टडिंग ड्यू टू इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए पढ़ाई करना। दूसरा है मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ना। या सी स्टडिंग टू रिसीव द प्रेज ऑफ टीचर, अध्यापक या शिक्षक से प्रशंसा मिले इसके लिए पढ़ाई करना। ठीक है। और फोर्थ है कि स्टडिंग टू विन अ कॉम्पिटिशन, किसी प्रतियोगिता में जीतने के लिए अध्ययन करना या पढ़ना। तो जो इस इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो कैसे आती है, इंटरनल आती है, खुद के अंदर से जब आपका मन करता है ना पढ़ने का, तो अध्ययन करने का अगर मन कर रहा है आपका, तो वो इंटरनल मोटिवेशन होगी। तो अगर पनिशमेंट से बचने के लिए पढ़ रहे हो तो वो खुद से तो नहीं हो रहा, तो ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बी वाला है इंटरेस्ट है आपको किसी काम को करने में, आप स्टडी कर रहे हो, आपको स्टडी करने में इंटरेस्ट है इसलिए आप स्टडी कर रहे हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए अध्ययन करना क्योंकि आपकी उसमें क्या है, रुचि है। सी वाला होगा नहीं क्योंकि आपको सिर्फ टीचर से प्रेस चाहिए, आपको टीचर से अपनी प्रशंसा सुननी है इसलिए पढ़ रहे हो, तो ये तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा। फोर्थ है इन पियाजे थ्योरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो जो पियाजे की थ्योरी है उस सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ठीक है। तो पियाजे की थ्योरी में आप एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो एसिमिलेशन क्या होता है, जब हम एक अपने पुराने ज्ञान में कोई नया ज्ञान जोड़ते हैं, मतलब पुराने वाला जो हमारा नॉलेज है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हम, बस नई नॉलेज जो हमारे पास आती जा रही है उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन करना, यानी कि अनुकूलन करना। लेकिन एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपने कोई नई चीज़ देखी और पुराने वाले में थोड़ा सा आपने चेंज किया मतलब उसको मॉडिफाई किया, जो पहले से आपके दिमाग में स्कीमा है उसको आपने बदला, मॉडिफाई किया, उसमें क्या किया, संशोधन किया, कुछ रूपांतरित किया आपने, तो उसको बोला जाता है। और फिर नए एक्सपीरियंस को आपने ऐड किया तो उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समायोजन, जिसको हिंदी में बोला जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंस्ट्रक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में प्रभावशाली अधिगम हो तो उसके लिए आपका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। अगर कोई टीचर ये चाहता है कि उसकी कक्षा में एक प्रभावशाली अधिगम हो, अच्छे से अधिगम हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम जो है फियर ऑफ फेलियर, बच्चों को के अंदर डर पैदा कर दो कि वो फेल हो जाएंगे, असफलता का डर पैदा करना चाहिए, नहीं ऐसा ये तो नेगेटिव है। एक फियर क्रिएट करना, भय का माहौल क्रिएट करना, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड है चिल्ड्रंस सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उस तरह से पढ़ाया जाए कि वो बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड हो। सी है रिवॉर्ड फॉर सक्सेस, कि अगर बच्चा किसी कार्य को करने में सफल होगा तो उसको इनाम दिया जाएगा, इस लालच से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो फिर ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई। डी है सेंस ऑफ कंपटीशन, बच्चों में कंपटीशन क्रिएट कर दो, ऐसा मतलब प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो बच्चों में क्रिएट कर दी जाए। तो ये सारी चीज़ें कंपटीशन हो गया या फेलियर या सक्सेस, ये सब क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो ये नेगेटिव होता है जो भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक बच्चे के सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट से अगर उसे पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, लर्निंग कराई जाए तो वो इफ़ेक्टिव होती है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी।
सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, उसमें जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की, उसके लिए इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। विकास की जो प्रक्रिया होती है तो उस किसी भी व्यक्ति में, तो उसके लिए इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है विकास के लिए। पहला है इट इज़ यूनिडायमेंशनल इन नेचर। क्या विकास का एक ही आयाम होता है, एक आयामी विकास होता है। दूसरा, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या विकास पे सिर्फ आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। सी है देयर इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जब कोई भी डेवलपमेंट होती है किसी भी व्यक्ति में, तो उसमें सांस्कृतिक विविधताएं भी होती हैं। या फोर्थ है डी वाला, डेवलपमेंट इज़ ओनली बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट फैक्टर। क्या सिर्फ डेवलपमेंट जो है वो वातावरण पे निर्भर करता है, यानी कि वातावरणीय कारकों पे निर्भर करता है। तो डेवलपमेंट ना तो सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है या सिर्फ हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी भी ज़रूरी है और एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के मेल से हमारा विकास होता है। तो बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ए वाला ऑप्शन कहता है कि ये यूनी डायमेंशनल है। डेवलपमेंट कभी भी यूनी डायमेंशनल नहीं होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। डेवलपमेंट विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, मोरल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे आयाम होते हैं विकास के। तो ए ऑप्शन भी गलत होगा। बी वाला ऑप्शन है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड ऑन, सी वाला जो ऑप्शन है देयर इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। जो जिस कल्चर में डेवलप कर रहा है उस तरह का उस पर उसका असर पड़ता है। सबका कल्चर अलग अलग होता है। जो संस्कृति होती है सबकी अलग अलग होती है। तो अलग अलग संस्कृति में रहने का असर जो है हमारे विकास पर भी पड़ेगा। तो बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जो है सिक्स्थ का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेवेंथ पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में होता है, तो इसमें से क्या चीज़ें हैं जो वो कर पाता है। पहला है रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी कि प्रतिलोमिक चिंतन कर पाता है। दूसरा है मेक बिलीव प्ले, प्रतीकात्मक खेल खेल पाता है। या फिर थर्ड है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, चीज़ों को क्लासिफाई कर पाता है, उनका अनुक्रमिक वर्गीकरण कर पाता है। या फिर डी संरक्षण, कंजर्वेशन कर पाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ना तो रिवर्सिबल थिंकिंग कर पाएगा, ना हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कर पाएगा, ना कंजर्वेशन कर पाएगा। ये तीनों चीज़ें बच्चा जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचेगा तो वहाँ पे कर पाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेक बिलीव प्ले। इसमें बच्चे बिलीव प्ले करते हैं, यानी कि प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। सो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एट्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज वुड यू नॉट यूज़ इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। पढ़ाई के बाद या पढ़ाई के दौरान जो है असेसमेंट किया जाता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने कितना सीखा। तो इसमें से कौन सी ऐसी इसमें से कौन सी ऐसी मूल्यांकन विधि है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करोगे एक प्रगतिशील कक्षा में। तो पहला है यूज़ ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर, ये मननशील जर्नल का यूज़ करना, ठीक है। बी है सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट करना, खुद का एक मूल्यांकन और समकक्षी मूल्यांकन करना। तीसरा है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित रहना। या डी है क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियो, बच्चों का पोर्टफोलियो बनाना। तो बच्चों का पोर्टफोलियो तो टीचर का काम बच्चों का पोर्टफोलियो तो बनाना ज़रूरी होता है, जिसमें बच्चों के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जिससे उनके डेवलपमेंट के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, उनकी जो अचीवमेंट है इसके बारे में पता लगता है। तो ये तो बिल्कुल सही है डी वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन कहता है रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाना। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बच्चों के बनाना वो भी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का पार्ट है। तो ए ऑप्शन भी सही है। सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट पढ़ाई के दौरान करना बहुत ज़रूरी होता है।
सेल्फ असेसमेंट, खुद का आंकलन करना, खुद का मूल्यांकन करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सेल्फ असेसमेंट। पीयर असेसमेंट क्या होता है? क्लासमेट्स, बच्चे जो क्लास में समकक्षी हैं, जो सहपाठी हैं, वो एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। ये भी एक तरह का असेसमेंट स्ट्रेटेजी होती है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। बट जो सी वाला ऑप्शन है कि एक नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट पे बेस्ड रहना, कि एक तरह का असेसमेंट बना दिया और उसी के हिसाब, उसी पे आश्रित रहना कि ये एक नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट है, सिर्फ इसी पे मतलब आश्रित रहकर असेसमेंट करना। तो एक ही तरह का अगर आप असेसमेंट करोगे तो वो तो पहले ही गलत है। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा 8th का, वो इनकरेक्ट होगा। ये एक अच्छी असेसमेंट की स्ट्रेटेजी नहीं है। क्या? नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट का यूज़ करना। बस अलग अलग तरह के असेसमेंट का यूज़ किया जाना चाहिए एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, यानी कि प्रगतिशील कक्षा में। 9th है, क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम कैन बी एनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू। अगर क्लास में क्रिएटिविटी कराई जाए, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता को एनकरेज किया जाए, तो उससे बच्चों को किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है जॉइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन। उससे क्या होगा? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन ले पाएंगे वो। दूसरा है एनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। अगर क्रिएटिविटी बच्चा करता है तो उसकी जो ओरिजिनल डिस्कवरी है, ओरिजिनल थिंकिंग है, उसको बढ़ावा मिलेगा। जो उसकी खुद की मौलिक सोच है और खोज है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स। इससे परीक्षा देने के लिए बेहतर कौशल विकसित होंगे बच्चे में। या फिर डी है लर्निंग कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। बच्चा जो है इससे अभिसारी चिंतन कर पाएगा। तो अभिसारी चिंतन तो कभी भी ये जो क्रिएटिविटी होती है उसका पार्ट ही नहीं होता ना। आपको अगर क्रिएटिविटी को एनकरेज करना है तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग को एनकरेज करोगे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन कहता है सिर्फ परीक्षा देने के कौशल को बढ़ाने के लिए बच्चे में क्रिएटिविटी एनकरेज करनी चाहिए। ये भी बात गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। या सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को या वर्ग को, स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन को बच्चे को ज्वाइन करना है, उसके लिए उसमें क्रिएटिविटी करानी चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। जो बी ऑप्शन होगा, क्रिएटिविटी इसलिए एनकरेज की जाती है ताकि बच्चे ओरिजिनल डिस्कवरी, खुद से खोज कर पाएँ, सोच पाएँ, उनकी खुद की जो ओरिजिनल डिस्कवरी और वो थिंकिंग है उसको बढ़ावा मिल सके। तो 9th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। 10th है, इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवॉर्ड्स मे नॉट बी द बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेटिंग लर्नर्स, बिकॉज रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो यानी कि पुरस्कार अधिगमकर्ता को प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। कि बच्चे को आप पुरस्कार दे रहे हो तो वो बच्चा मोटिवेट हो रहा है और वो लर्निंग कर रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है सही तरीका? तो पहला है दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो बच्चे की इंटरनल मोटिवेशन होती है यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा होती है उसको क्षीण कर देता है, डिक्रीज कर देता है। दूसरा है या इंक्रीज़ कर देता है। बी है कि बच्चे की इंटरनल मोटिवेशन को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। सी दे डिक्रीज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है उसको क्षीण कर देता है, डिक्रीज़ करता है। या फिर डी दोनों को डिक्रीज़ करता है, चाहे वो आंतरिक या हो या बाहरी अभिप्रेरणा है, दोनों को डिक्रीज़ करता है। तो अगर आप बच्चे को रिवॉर्ड दे रहे हो तो आप बच्चा क्या सोचेगा कि अगर मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तो ही मैं कुछ करूँगा। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चे की जो इंटरनल मोटिवेशन होती है ना, वो जो अंदर से उसकी मोटिवेशन आ रही है किसी काम को करने के लिए, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इस तरह के रिवॉर्ड वाले जो तरीके हैं कि बच्चे को रिवॉर्ड देना, पुरस्कार देना लर्निंग कराने के लिए, इससे इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा में कमी आने लगती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज, 10 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, और ये आपके एग्ज़ाम्स में जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे सीडीपी वाले पार्ट में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके भी बता सकते हो। आगे हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।